हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हाई परचेज सिस्टम के अंदर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। एक्स परचेज 7 ट्रक ऑन हाई परचेज सिस्टम ऑन 1 जुलाई 2010। एक्स ने 7 ट्रक खरीदे हाई परचेज सिस्टम पे 1 जुलाई 2010 को। द कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज ₹5 लाख। एक ट्रक का कैश प्राइस 5 लाख, तो 7 ट्रक कितने हो गए? 35 लाख। ठीक है, he was to pay 20% of the cash price at the time of delivery। 20% डिलीवरी के टाइम पे करता है। एंड द बैलेंस इन बैलेंस कितना बच जाता है? सबसे पहले तो 20% देखो कितना बनेगा। 7 लाख का 7 ट्रक है, 5 लाख का एक ट्रक, 35 लाख हो गई। 35 का 20% इट मीन 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख रुपए डिलीवरी के टाइम पे दे दिए और 35 में से आप माइनस कर दो 7, तो कितने बच जाते हैं हमारे पास? कितने बच जाएंगे? 37 में से 7 माइनस करके 28, तो 28 लाख रुपए बच जाते हैं। तो क्या कहता है? द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2010। और बाकी बच जाते हैं 28 लाख रुपए, वो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देगा। ठीक है, तो 28 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 5 जो 5 इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी। साथ में क्या देना है? विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, साथ में 5% इंटरेस्ट देना है। ऑन एक्सिस फेलर टू पे द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन 30 जून 2011। इट मीन्स पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी 31 दिसंबर 2010 को। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है 30/6/2011 को, वो पे नहीं कर पाया। एंड इट वॉज एग्रीड दैट एक्स वुड रिटर्न 3 ट्रक्स टू द वेंडर। और ये एग्रीमेंट हुआ कि एक्स 3 ट्रक हैं वेंडर को वापस कर देगा। एंड रिमेनिंग 4 वुड बी रिटेन बाय हिम, और 4 उसके पास ही रह जाएंगे। Vendor agreed to allow him a credit for the amount paid against these 3 trucks less 25%। क्या कहता है कि जो वेंडर है वो एग्री हो जाता है, क्या, किसके लिए? a credit for the amount paid against these 3 trucks less 25%। कि वो जो इन 3 ट्रकों के लिए जितना भी भुगतान की गई भुगतान अमाउंट पेमेंट की जाएगी उससे 25% कम करके क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो सो द रेलिवेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एज्यूमिंग दैट हिज बुक्स आर क्लोज्ड इन जून ईच ईयर। क्या कहता है कि एक्स की बुक्स में एंट्री करनी है और ये मानते हुए कि जो अकाउंट्स है वो 30 जून को हर साल क्लोज होते हैं। एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% इज चार्ज ऑन ट्रक। और ट्रक पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो सबसे पहले बेटा जी देखो, हमने देखना है कि एक्स कौन है। एक्स ने परचेज किया है, तो इट मीन्स एक्स हो गया परचेजर। ठीक है, तो परचेजर की बुक में हमने एंट्री करनी है। तो परचेजर अपने यहाँ कौन कौन सी बुक्स कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा? सबसे पहले असेट्स अकाउंट बनाएगा, फिर उसके बाद वेंडर्स अकाउंट बनाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता है और इंटरेस्ट अकाउंट। बट यहाँ पर उन्होंने नेसेसरी अकाउंट्स बोला है कि आप नेसेसरी अकाउंट्स बनाइएगा। ठीक है, रेलिवेंट अकाउंट्स बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो ट्रक खरीदे हैं 7, एक ट्रक की वैल्यू है 5। कब खरीदे हैं? 1 जून 2010 को, या फिर 30 जुलाई। इन्होंने कहा है 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई को खरीदे हैं, तो 1 जुलाई को एंट्री कर देंगे। टू हायर वेंडर अकाउंट, ट्रक्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट 35 लाख। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन हर 6 महीने में, मतलब वो जून 30 को अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो जून 30 इट मीन्स 1 जुलाई आज है 2010 में, तो जून 30 कब आएगी? अगले साल, इट मीन्स 2011 में। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20% रेट से डेप्रिसिएशन 7 लाख। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने यूं कहा है कि हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट्स है और जो कौन सी इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया, 30 जून 2011 वाली, इसका मतलब एक साल के एंड में ही, इट मीन्स पहले तो 30
1 जुलाई 2010 को एग्रीमेंट हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट गई 31 दिसंबर 2010 को, दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 30/6/2011 को, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी 6-6 महीने में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने 1 साल का ही डेप्रिसिएशन, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, मशीन का अकाउंट मेंटेन करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो वो 1 साल का इकट्ठा ही लगता है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तक करके हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम हायर वेंडर अकाउंट बनाएंगे। हायर वेंडर के पास क्या लिखेंगे, बाय ट्रक्स अकाउंट, कितना 35 लाख रुपी। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट उस एग्रीमेंट के टाइम पे ही 1 जुलाई 2010 टू बैंक अकाउंट 7 लाख। फिर क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन 28, क्योंकि 35 में से 7 दे चुके हैं तो रह गया 28 लाख। 28 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को दी जा रही है, तो इसलिए 5% रेट से 28 लाख पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन बन जाता है हमारा 70,000। क्वेश्चन में दे रखी है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, फिर पहली इंस्टॉलमेंट दे दी जाती है। अब 28 लाख को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5×5 = 25, 5×6 = 30, इट मीन्स 5,60,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो 5,60,000 प्लस 70,000 रुपए इंटरेस्ट, ये गई हमारी पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर हम रिमेनिंग निकालेंगे। 28 लाख में से कितने 5,60,000 रुपए माइनस कर दो, तो कितने बच जाते हैं, 22,40,000 रुपए बच जाएंगे। अब 22,40,000 रुपए 6 महीने का इंटरेस्ट 5% रेट से 56,000 रुपए। फिर वही दूसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम बन जाता है 30 जून 2011, बट वो 30 जून 2011 को इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ तक छोड़ करके हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले देखेंगे कि वेंडर के पास जो 3 ट्रस्ट हैं वो वापस लिए गए हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो अमाउंट पेड फॉर 3 ट्रक ऑन 1 जुलाई 2010 7 लाख है एक ट्रक का। सबसे तो बेटा हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है, द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें ये लाइन नहीं है, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट नया है, इस पॉइंट जो लाइन है इसको अंडरलाइन करो और टिक मार्क कर दो इम्पोर्टेंट नेम से। द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम अ क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दीज 3 ट्रक्स। उन्होंने कहा है कि इन 3 ट्रकों के लिए जितना अमाउंट पेमेंट किया गया उसमें से 25% लेस करके क्रेडिट करता है, क्रेडिट दिया या उधार दिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 ट्रक के लिए कितना अमाउंट पेमेंट किया था। तो देखो वर्किंग नोट, विक्रेता द्वारा वापस लिए गए 3 ट्रकों का मूल्य, अमाउंट पेड फॉर 3 ट्रक कितना है, 7 लाख रुपए हमने 1 जुलाई को दिए जिस टाइम परचेज किए थे 7 ट्रक के लिए, तो 3 के लिए कितना दिया, 3 लाख रुपए। फिर पहली इंस्टॉलमेंट दी हमने 31 दिसंबर 2010 को 5,60,000 रुपए दिए, 7 ट्रक के लिए थे, तो 3 ट्रक के लिए कितने दिए, 2,40,000। अभी तक हमें क्वेश्चन में यूं कहता था कि उसने अपने पास असेट्स की वैल्यू इतने डेप्रिसिएशन करके इतने लगाई है। अब यहाँ पे इन्होंने नया पॉइंट दे दिया कि डेप्रिसिएशन ना लगा करके इन्होंने दे दिया कि जितना अमाउंट पेमेंट किया गया था ट्रक्स के लिए उसमें से 25% लेस करके अमाउंट उतना क्रेडिट दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल दिए थे 5,40,000 रुपए, उसमें लेस 25% कर देंगे 1,35,000 रुपए, तो ये रह गए हमारे पास 4,05,000 रुपए। ये तो थे वेंडर के पास। अब हम करेंगे बायर के पास। तो बायर के लिए एक ट्रक की वैल्यू 5 लाख थी, गुना में 3 सीधा हो गया 15 लाख। उसने 1 साल का 20% डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 3 लाख, तो 12 लाख। तो 12 लाख वाले जो ट्रक थे उसने लिए 4,05,000 रुपए में, तो यहाँ पर लॉस कितना हो जाता है, 7,95,000। क्लियर, समझ आया बेटा। तो ये 7,95,000। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले वेंडर ने कितना लिया,
वेंडर के अकाउंट में, हायर वेंडर्स अकाउंट में जून 30, 2011 टू ट्रक्स अकाउंट कितने में लिए? 4,05,000 रुपए में। लॉस हुआ है कितना? 7,95,000। इसको आप ऊपर ले जाएंगे ट्रक अकाउंट में। बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया, बाय हायर वेंडर 4,05,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,95,000। और जो बाकी अमाउंट बच जाती है वो 4 ट्रक्स की बच जाती है जो कि परचेजर के पास रह गई। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। A Limited sold 3 cars for a total cash sale price of rupees 6 lakh on hire purchase basis to B on 1st Jan 2004। A Limited है वो 3 कार, उसने 3 कार बेची हैं जिनका टोटल कैश सेल प्राइस 6 लाख रुपी है। ठीक है भाई, 1 जनवरी 2004 को। इट मीन 3 कार का कैश प्राइस है 6 लाख, तो एक कार होगी 2 लाख रुपए की। ठीक है। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर रुपीज 1,20,000 एज डाउन पेमेंट। टर्म्स क्या है? 1,20,000 रुपये उसी टाइम दे दिए, रह गए 4,80,000 रुपये। एंड द बैलेंस ऑफ कैश प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 4,80,000 रह गए, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। इट मीन्स 1,60,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। 16,348 होता है ना, तो 1,60,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट दे दी टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, और 12% रेट से इंटरेस्ट साथ में देते हैं। इट मीन्स इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। द इंस्टॉलमेंट्स वर पेबल ऑन द फॉलोइंग डेट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 दिसंबर 2004, इट मीन्स साल के एंड में देते हैं। 1 जनवरी में खरीदा, 31 दिसंबर को पहली इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2005, तीसरी इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2006। बी पेड द 2 इंस्टॉलमेंट्स इन टाइम। बी ने दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी, पहली 2 इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे दी। इट मीन्स 31 दिसंबर 2004 वाली और 31 दिसंबर 2005 वाले इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दे दी, बट कुडंट पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट्स ऑन ड्यू डेट। परंतु तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। इट मीन्स 31 दिसंबर 2006 तक हमें पहुंचना पड़ेगा और वो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। एज अ कॉन्सिक्वेंस द हायर वेंडर रीप्रोसेस द 2 कार। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई कि हायर वेंडर ने 2 कार रिपोसेस्ड कर ली। इट मीन्स 2 कार वापस ले ली एंड वैल्यूड देम एट 60% ऑफ कैश प्राइस पेड। और उनका वैल्यूएशन क्या लगाया? वैल्यूड देम एट 60% ऑफ कैश प्राइस पेड, कि जितना भी कैश प्राइस पेमेंट किया गया था उसका 60% उसने वैल्यू लगाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि जितना भी कैश पेमेंट किया गया था उसका उसके अकॉर्डिंग उन्होंने -25% करके क्रेडिट किया था। तो सेम पॉइंट यहाँ पर है कि जितना भी कैश प्राइस पेमेंट किया गया उसका 60% वैल्यू ही लगाई वेंडर ने। बी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। बी 15% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ बी। ओके, तो बी की बुक्स में बी कौन है? यहाँ पर ए ने सेल की है, इट मीन्स बी ने परचेज की है, तो बी हो गया परचेजर। तो बी की बुक में एंट्री करेंगे, कार अकाउंट बनाएंगे। कार्स अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 6 लाख रुपी। ठीक है, 1 जनवरी 2004 को। तो पहले साल पूरा साल डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे साल का भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो पहले साल का भी पूरा डेप्रिसिएशन, इट मीन्स रेट थी कितनी? 15% रेट से, तो 15 छीका 90, 90,000 रुपये। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है तो 5,10,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया 5,10,000 का। कितना परसेंट? 15%, इट मीन 76,500। क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब तीसरे साल के लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, इट मीन एंड में ही देते हैं, तो इसका मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 4,33,500 का। 15% लगा दिया हमने, 65,025 रुपये। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो। सेम क्वेश्चन रहेंगे बेटा, संजना बेटा, तो यहाँ तक सेशन लगा करके छोड़ देंगे। फिर यहाँ ये जैसे हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाया, यहाँ किया और छोड़ दिया, फिर हम आगे ए अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इट मीन्स वेंडर अकाउंट बनाएंगे। सेम प्रोसेस जैसे हम पीछे करते आए। बाय कार्स अकाउंट 6 लाख रुपी, 1 जनवरी को ही 1,20,000 रुपये पेमेंट कर दिए। एट द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट रह गई 4,80,000, उस पर 12% रेट से डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट लगा दिया, हो गया 57,600। देन 31 दिसंबर 2000 पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। एक इंस्टॉलमेंट 1,60,000 रुपये की, जो कि हमने अभी कहा था कि 4,80,000 बच गए, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं।
तो 4,80,000 बटे 3, इट मीन एक इंस्टॉलमेंट 1,60,000 रुपए की प्लस 57,600 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। देन क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 रुपये, कैरी फॉरवर्ड 3,20,000। फिर हमने सेम सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी टू बैंक अकाउंट 1,60,000 रुपये, 3,20,000 रुपये 12% रेट से इंटरेस्ट लगा दिया 38,400, वो ऐड करके इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। फिर क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, फिर वही 1,60,000 रुपये 12% रेट से इंटरेस्ट लगा दिया 19,200 रुपये। यहाँ तक करने के बाद जो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो इसका यहाँ तक फिर जाओ और फिर वर्किंग नोट बनाओ। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बेटा, जिसने नहीं किया वो अभी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि उन्होंने वेंडर ने किस टाइप से असेट्स ली है। इट मीन्स 2 कार उसने वापस ले ली और कहा उसने जितना कैश प्राइस पेमेंट किया गया उसमें उसका 60% वैल्यू ली। तो सबसे पहले हम ये देखें कितना पेमेंट किया गया। ठीक है, पेमेंट जैसे पहली डाउन पेमेंट की थी, डाउन पेमेंट का मतलब एट द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट 1,20,000 रुपए दिए, वो 3 कार के लिए दिए थे, तो 2 कार के लिए कितना होगा, 2/3 का मतलब है 3 कार के लिए 120 है, तो 2 के लिए कितना होगा, इट मीन्स गुना में 2। ठीक है, गुना में 2/3 हो जाएगा 80,000 रुपये। फिर पहले इंस्टॉलमेंट 1,60,000 रुपये दी है, 3 कार के लिए 1,60,000 है, तो 2 के लिए कितना होगा, इसका मतलब बटे 3 करके गुना में 2, इट मीन्स 1,06,667। ऐसे ही दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी। ठीक है, टोटल हो गया 2,93,334। इसका 60% वैल्यू होगी 1,76,000 रुपये। ठीक है, ये इतनी वैल्यू पे मतलब वेंडर ने कार को वापस लिया है, जबकि हायर परचेजर के पास उन्हीं की वैल्यू कितनी थी, उन्हीं कार की वैल्यू, एक कार 2 लाख की थी, तो 2 कार कितने हो गई, 4 लाख रुपए की। पहला साल का इंटरेस्ट 15%, 60,000, 3,40,000 बच गई। फिर उस पर 15% इंटरेस्ट, फिर 51,000 हो गया, तो 2,89,000 हो गया। फिर 15% इंटरेस्ट 43,350, ये हो गया 2,45,650। ठीक है, तो अब कितना हुआ कि जो कार हायर परचेजर के पास 2,45,650 की थी, हायर वेंडर ने उसकी कम वैल्यू लगाई 1,76,000, तो परचेजर को लॉस हो गया कितना, 69,650। तो बेटा जो वेंडर ने जो वैल्यू लगाई है 1,76,600 रुपये, ठीक है, इसको कार अकाउंट में ले जाएंगे, सॉरी वेंडर अकाउंट में 31 दिसंबर 2006 में टू कार अकाउंट 1,76,000 रुपये। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बैलेंस निकाल दो कि वेंडर अकाउंट का तो बैलेंस हो गया 1,79,200 में से 1,76,000 घटा दो, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3,200 रुपये। ठीक है, अब 1,76,000 रुपये तो वेंडर ने लगाई हैं और लॉस हुआ है 69,650 का, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, कार अकाउंट में। ठीक है, तो कार अकाउंट में गए 2006 में, 31 दिसंबर 2006 में डेप्रिसिएशन था 65,025। फिर बाय ए लिमिटेड जितनी वैल्यू की उसने असेट लगाई है 1,76,000 रुपये की। ठीक है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस हुआ है, 69,650 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, और बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, तो ये हो गया लॉस ना, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग कितना रह गया, क्योंकि 3 कार थी, एक कार उसके पास ही रह गई थी, तो एक कार का बैलेंस उसके पास 1,22,825 रह गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21B। बिल्कुल, क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2011 राहुल परचेज्ड 5 मशीन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम वरुण लिमिटेड। राहुल ने खरीदी 5 मशीनें हायर परचेज सिस्टम पे वरुण से। द कैश प्राइस ऑफ ईच मशीन वॉज 3 लाख। एक मशीन की कैश प्राइस 3 लाख है, तो 5 मशीनों का कितना हो गया, 15 लाख। द टर्म्स ऑफ पेमेंट्स वर, डाउन पेमेंट हो गई 3 लाख, 15 लाख है, एक मशीन 3 लाख की, 5 हो गई 15 की। 15 में से 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, साथ साथ में नीचे कैलकुलेशन में देखते जाओ, 15 लाख होगी, 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए, तो रह गए कितने, 12 लाख। ठीक है, अब ये 12 लाख कैसे देगा वो, 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,35,000 ईच, पेबल ऑन September 30 एंड March 31 ईच ईयर। अब देखो बेटा जी, क्योंकि 12 लाख बचे थे, 12 लाख 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, तो 6 इंस्टॉलमेंट में देंगे तो एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख की बननी चाहिए, जबकि ये कितने की दे रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट 2,35,000 की दे रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। समझ आई बात ये? हाँ जी। तो इसका मतलब मशीन कितने की बढ़ गई? देखो, 2,35,000 गुना में 6 प्लस 3 लाख रुपए एग्रीमेंट टाइम पे, टोटल 17,10,000। इसका मतलब 2,10,000 रुपए इंटरेस्ट बन गया। ठीक है ना? अब ये इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट रेट दे रखी है क्वेश्चन में, देखते हैं आके दे रखी है या नहीं। राहुल रोट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन रेट है। राहुल पेड इंस्टॉलमेंट्स ड्यू अप टू 31 मार्च 2013। देखो, पहली इंस्टॉलमेंट हमने खरीदी कब थी एसेट? 2011 में। 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हैं। 1 अप्रैल में खरीदी, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब बनेगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इट मीन 30 सितंबर को पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट कब बनेगी? 31 मार्च को। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2012। ठीक है। फिर उसके बाद चौथी इंस्टॉलमेंट सितंबर में बनेगी 2012 में। पांचवी इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2013 में बन गई। और छठी इंस्टॉलमेंट 31 बनेगी कब? मतलब कहना क्या है, इन्होंने कहा है कि अप टू 31 मार्च 2030 तक जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस couldn't पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 सितंबर 2013। तो 30 सितंबर 2013 वाली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। इसका मेरे हिसाब से तो लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी, क्योंकि 3 साल बन गए ना, 2012 एक, 2013 दो। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, आफ्टर नेगोशिएशन इट वाज एग्रीड दैट द वेंडर वुड रिपोसेस टू मशीन फॉर विच राहुल वुड गेट क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द टू मशीन्स लेस 25% देयर ऑफ। क्या कहा इन्होंने? आफ्टर नेगोशिएशन, इट में समझौते के बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि वो 2 मशीन है वापस करेगा, जिसके लिए राहुल है क्या पेमेंट करेगा? फॉर विच राहुल वुड गेट क्रेडिट, इट मीन्स राहुल को क्रेडिट दिया जाएगा। किसके लिए? फॉर द अमाउंट पेड टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द टू मशीन्स। वही सेम कि जो 2 मशीन वापस ली गई है उनके बदले में जितना अमाउंट पेमेंट किया गया है, उसमें से 25% लेस करके जो अमाउंट बचेगा वही उसको क्रेडिट किया जाएगा। इट मीन्स उसको दिया जाएगा। कौन देगा? जिसे मतलब वेंडर देगा। ठीक है, वरुण लिमिटेड देगा। These machines were repaired for ₹7,000। यहाँ पे नया पॉइंट बस ये आ गया कि वो रिपेयर की गई 7,000 रुपये में, और वरुण लिमिटेड ने सेल कर दी एक मशीन 2 लाख रुपए में। बस ये 2 पॉइंट नए हैं, बाकी बिल्कुल सेम है सब कुछ। ठीक है ना? समझ आ रहा है बेटा? अब क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हमने देखा कि टोटल इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड था। 2,10,000 रुपये था। अब कैसे करेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के उसमें, तो इट मीन्स पहली 6, 5, 4, 3, 2, 1 के रेसो में हम 2,10,000 रुपये को बांट देंगे, और इससे पता चल जाएगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है। बुक्स ऑफ राहुल हायर परचेजर मशीन अकाउंट बनाएंगे। अब वही सेम टू वेंडर्स अकाउंट 15 बाय डेप्रिसिएशन। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि डेप्रिसिएशन है जो पूरे साल का ही लगेगा, कभी भी हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हो गया 2012 में, 31 मार्च 2013 में डेप्रिसिएशन लग गया, फिर 10% रेट से क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, फिर बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे क्योंकि 30 सितंबर 2013 वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, इसलिए हमने 6 महीने का लगाया है। अदरवाइज फुल ईयर का इकट्ठा लगाते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 7, 8 या मंथली, जिस टाइप से भी लगता है वो एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ सेल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। अदरवाइज डेप्रिसिएशन एनुअली ही लगेगा। ठीक है। तो यहाँ तक करके फिर छोड़ दिया हमने। फिर वही वरुण लिमिटेड अकाउंट 15 लाख थी, 3 लाख रुपए साइनिंग एग्रीमेंट। फिर 30 सितंबर 2013 को इंटरेस्ट हो गया 60,000 रुपये। पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 2,35,000 रुपये। फिर दूसरा इंटरेस्ट 50,000 रुपये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन कर रखी हैं, ये हमने ऊपर कैलकुलेशन की हुई है कि कितना कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस पहली इंस्टॉलमेंट में 60 है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 50, फिर 40, 30, 20, 10। ठीक है। तो इसलिए इस टाइप से दूसरी इंस्टॉलमेंट 50 की होगी, तो इंटरेस्ट, सॉरी, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपये इंटरेस्ट है।
दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी 31 मार्च 2012 को, फिर क्लोजिंग बैलेंस। देन कैरी फॉरवर्ड, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट में 40,000 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तीसरी इंस्टॉलमेंट दे दी 30 सितंबर 2012, फिर बाय इंटरेस्ट हो गया 30,000 रुपये, फिर चौथी इंस्टॉलमेंट दे दी 2/35, क्लोजिंग बैलेंस। देन कैरी फॉरवर्ड, फिर अब हम यहाँ पर पहुँच गए 4,40,000, बाय इंटरेस्ट हो गया 20,000 रुपये, तो टू मशीन अकाउंट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि 30 सितंबर 2013 वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो 2 मशीन वापस ले ली। तो कितना अमाउंट पेमेंट किया गया था पहले ये देखना है। एडवांस हमने दिया 5 मशीनों के लिए 3 लाख रुपए, ठीक है। ऐड कर देंगे 2,35,000 रुपये की 4 इंस्टॉलमेंट दी, तो टोटल हमने दे दिए 12,40,000 रुपये। तो 12,40,000 में हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था, इसलिए इस इंटरेस्ट को माइनस कर दो। हमेशा याद रखना कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो उनमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर सकते हो आप कि जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हमने इंस्टॉलमेंट ली थी, ना कि इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से इंक्लूड होता था पर हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस लेंगे इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 लाख रुपए एडवांस थे प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट विद यहाँ पे क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था इसलिए टोटल करके चारों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट माइनस कर दो। ठीक है, 60, 50, 40, 30, 1,80,000 घटा दिया, रह गया 10,60,000 रुपये। अब ये 10,60,000 है तो ये कितनी मशीन का है, 5 का है, तो 2 का कितना होगा। ठीक है, तो 2 का होगा 4,24,000 रुपये, उसमें से 25% लेस पे उन्होंने उसकी वैल्यू लगाई है, इट मीन 3,18,000 रुपये। ठीक है, फिर इधर हो गई, हम लगाएंगे वेंडर वैल्यू ऑफ 2 मशीन स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। 3 लाख गुना में 2, 6 लाख रुपए, वो 10% डेप्रिसिएशन लगाता है 3 सालों का। ठीक है, पहले साल पूरा, दूसरे साल का पूरा, तीसरे साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन रह गई 4,61,700। तो 4,61,700 में से 3,18,000 घटा दिया, लॉस हो गया 1,43,700। तो अब यहाँ पे हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। इट मीन्स क्या ली थी वरुण लिमिटेड से हमने मशीन, तो 3,18,000 में उसकी वैल्यू लगाई है, तो 3,18,000 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे टू मशीन अकाउंट, और फिर बैलेंस, फिर ऊपर ले जाएंगे बाय वरुण लिमिटेड 318, लॉस हुआ 1,43,700 और क्लोजिंग बैलेंस। ओके, इस टाइप से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, वेंडर की बुक में भी बोला उन्होंने, तो वो बनाने के बाद तो फिर आई थिंक कोई दिक्कत नहीं बचती। और गुड्स रिपोसेस्ड अकाउंट देखेंगे अब। तो गुड्स रिपोसेस्ड की गई 3,18,000 रुपये में, तो आप यहाँ लिखेंगे टू राहुल अकाउंट 3,18,000 रुपये। ठीक है, उन्होंने रिपेयर पे खर्च कर दिए 7,000 रुपये, और फिर उसको मशीन को बेच दिया उन्होंने। एक मशीन बेची है 2 लाख रुपए में। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। देखो गुड्स रिपोसेस्ड किया है, ठीक है, 3,18,000 रुपये की मशीन थी, उस पे 7,000 रुपये और खर्च हो गए, तो 3,25,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो 3,25,000 रुपये में से उन्होंने, ये 2 मशीनों की वैल्यू थी 3,25,000 रुपये। ठीक है, तो अब उनमें से एक कार जो बेची है वो एक कार 2 लाख रुपए में बेच दी। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD। 3,25,000 कितने की है, 3 मशीन, क्योंकि 3 ली थी क्या उन्होंने वापस, 3 मशीनें ली थी वापस, 2 मशीन ली थी। तो फिर यहाँ पे 3 मशीनों के इतने हैं तो 2 के कितने होंगे, 2,16,700। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 3,25,000 में 1/3 हो गया 91,667। 2 मशीनों का हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, एक मशीन बेच दी, तो बाकी बच गया टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स प्रॉफिट हो गया हमें 91,667 रुपये का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू थर्ड पार्टी। ठीक है, असेट्स को हम थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो कई बार ऐसा हो जाता है बेटा कि, हाँ वेरी गुड, कई बार ऐसा हो जाता है कि
सभी किस्तों का भुगतान किए बिना ही विक्रेता की सहमति से, इट मीन्स पहले तो हमारा एग्रीमेंट जब हुआ था तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता तब तक क्रेता असेट को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। परंतु अगर विक्रेता की सहमति हो जाए, इट मीन्स अगर क्रेता अपनी असेट्स को किसी अन्य पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसको सबसे पहले विक्रेता से सहमति लेनी पड़ेगी और विक्रेता से सहमति लेने के बाद क्रेता असेट को अन्य पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है। आई बात समझ में? बात ये थी कि अगर मीन्स कहने का क्या है कि क्रेता अभी तक विक्रेता गुड्स को वापस ले लेता था और यहाँ पर क्रेता अपनी सहमति से किसी अदर पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है। बात एक ही आएगी। अभी तक मान लीजिएगा वेंडर गुड्स को वापस अपने पास ले लेता था तो हायर परचेजर क्या करता था, गुड्स को रिपोज कर देता था हायर वेंडर को। अब यहाँ हायर वेंडर को ट्रांसफर ना करके किसी अदर पार्टी को गुड्स ट्रांसफर हो रही है तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे गुड्स रिपोसेस की जगह क्या हो जाएगा, असेट्स ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जैसे मान लीजिएगा एक्स परचेजर है, वाई सेलर है, तो एक्स है वाई की सहमति से अपने गुड्स को जेड को ट्रांसफर करना चाहता है तो जेड के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। जेड यहाँ पे सबसे पहले वेंडर से अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा तो थर्ड पार्टी को संपत्ति हस्तांतरित करने पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, थर्ड पार्टीज अकाउंट डेबिट, यस टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, किस अमाउंट से, विद द क्रेडिट बैलेंस इन वेंडर्स अकाउंट, इट मीन्स वेंडर के पास वो असेट्स कितनी बची हुई है। दूसरा यहाँ हमने लिखा थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट, इट मीन्स विद द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने हमें कितना अमाउंट दिया है टू असेट्स अकाउंट, इट मीन्स असेट्स कितने की थी उसमें से वेंडर के पास कितना बैलेंस था और थर्ड पार्टी से हमें कितना रिसीव्ड हुआ है, उन दोनों को डेबिट कर देंगे और टू असेट्स अकाउंट। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संपत्ति खाते के शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर। कहने का मतलब है कि अगर असेट्स की वैल्यू कम थी और वेंडर से और हायर परचेजर के से जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है, ठीक है, उन दोनों को मिला करके असेट से ज्यादा वैल्यू बनती है तो प्रॉफिट आएगा, अगर असेट से कम वैल्यू बनती है तो लॉस आएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कम बैलेंस आता है तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये तो था हायर परचेजर की बुक में। अब बात करेंगे हायर वेंडर की बुक में कि अब हायर वेंडर, मान ली यहाँ पर कौन था, वेंडर वाई था, कि वाई ने अब क्रेता की जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी लगाई है, तो विक्रेता ने जो किस्तें क्रेता से लेनी थी अब वो वही किस्तें किससे लेगा, जिस पार्टी को अकाउंट्स असेट्स है ट्रांसफर की गई है। ठीक है, ठीक है, तो विक्रेता जो किस्तें उसने क्रेता से लेनी थी अब वह भविष्य में उन किस्तों को थर्ड पार्टी से वसूल करेगा। अतः विक्रेता अब अपनी पुस्तकों में क्रेता के खाते के शेष को तीसरे पक्ष के खाते में डेबिट कर देगा। देखो यहाँ पर तीन पार्टी ली थी हमने, एक्स परचेजर था, वाई सेलर था, इट मीन्स वेंडर था, और जेड कौन था, थर्ड पार्टी। पहले क्या होता था कि एक्स अपने असेट को वाई को वापस कर देता था अगर वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाता था तो। ठीक है, परंतु अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर एक्स वाई को अपने गुड्स वापस करने की बजाय अपनी किसी असेट को थर्ड पार्टी मीन्स जेड है जो व्यक्ति, जेड को ट्रांसफर कर देता है तो अब विक्रेता जो इंस्टॉलमेंट उसने एक्स से लेनी थी अब वो इंस्टॉलमेंट जेड से लेगा जिसको असेट सब ट्रांसफर की गई है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अब थर्ड पार्टी के अकाउंट में डेबिट करेंगे और टू हायर परचेजर, क्योंकि अब जो हायर परचेजर का अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो रहा है
तो टू हायर परचेजर अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। और थर्ड पार्टी की बुक में एंट्री होगी। अब क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो असेट परचेज की है, तो सबसे पहले वो असेट्स खरीदने की एंट्री करेगा। असेट्स अकाउंट डेबिट, किससे, हायर परचेजर को उसने कितने दिए हैं और हायर वेंडर को उसने कितने देने हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में बाकी जो किस्तें हैं वो तो अब वो दुकानदार को ही देगा ना जिसने जिससे असेट खरीदी गई थी। ठीक है, तो टू ओरिजिनल वेंडर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हायर परचेजर को भुगतान करने पर, अब हम हायर परचेजर को पेमेंट, अब हायर परचेजर को पेमेंट करेगा। इट मींस हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, क्योंकि उसने उससे असेट को खरीदा है। ठीक है, बाकी किस्तों की पेमेंट किसको करनी है, हायर वेंडर को। तो इसलिए जो ऊपर वाली एंट्री थी कि मान लीजिएगा असेट है 50,000 रुपए की, असेट्स लिया उसने उसने 20,000 रुपए तो दे दिए परचेजर को जिससे खरीदी है। और क्योंकि किस्तों पे थी तो बाकी किस्तें किसको देनी है, हमने वेंडर को देनी है, तो इसलिए टू ओरिजिनल वेंडर लिखा। अब हायर परचेजर को कितने दिए हैं, 20,000 रुपए, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे फिर वो ब्याज देगा हर एक इंस्टॉलमेंट पे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होगा। फिर किस्त का भुगतान करने पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आए बेटा? देखो क्वेश्चन करोगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, 1 जनवरी 2014 एक्स लिमिटेड परचेज 100 वैगन्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। क्या कहता है कि 1 जनवरी 2014 को एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 100 वैगन किराया क्रय पद्धति पर खरीदे। ठीक है, पेमेंट वॉज टू बी मेड ओवर अ पीरियड फॉर 3 years। यस, जो पेमेंट की गई, कब कितने में पेमेंट की गई, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 सालों में दी गई, इन इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹7385। इट मीन 6 इंस्टॉलमेंट में दी, हर एक इंस्टॉलमेंट 7385 रुपए की थी। ठीक है, तो 100 इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई भाई, सॉरी 100 वैगन खरीदी। इन्होंने यूं नहीं कहा कि उनका कैश प्राइस कितना था, इट मीन्स अभी तक नहीं आया, आगे देखते हैं क्या नहीं। और इंस्टॉलमेंट देनी है 30 जून और 31 दिसंबर को हर साल। कैश प्राइस वो ₹400 पर वैगन दे दिया इन्होंने कि एक वैगन का कैश प्राइस 400 रुपये है, तो 100 का कितना होगा, कितना होगा, 3 जीरो 4 जीरो हो गई, 40,000 होगा। ठीक है, वेरी गुड। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम पेबल ऑन हाफ ईयरली बैलेंसेस। ठीक है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट से नहीं, 8% रेट से इंटरेस्ट लगाना है। एक्स डेप्रिसिएट द वैगन 20% पर एनम, नो प्रॉब्लम। ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी को खरीदी और 1 जनवरी 2015 की बात हो रही है। आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट्स, 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, एक तो 30 जून वाले और एक 31 दिसंबर 2014 वाले। आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट्स एक्स लिमिटेड ट्रांसफर द वैगन्स टू जेड लिमिटेड। इसका मतलब सबसे पहले 1 जनवरी 2015 तक पहुंचो और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि असेट्स को ट्रांसफर कर दिया जेड को फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10,000। इट मीन 10,000 रुपये में ट्रांसफर कर दिया। 10,000 रुपये हमने उसने जेड से लिए और उसको ट्रांसफर कर दी। जेड लिमिटेड पेड दिस सम टू एक्स लिमिटेड ऑन 5 जनवरी 2015 एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टू वाई लिमिटेड ऑन द ड्यू डेट। मतलब जेड ने एक्स को 5 जनवरी 2015 को 10,000 रुपये दे दिए और अगली जो इंस्टॉलमेंट है वो वाई को देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हेलो, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स और वाई की बुक में एंट्री करो। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड अप टू 30 जून 2015। 30 जून 2015 तक जेड की बुक्स में एंट्री करो। और व्हेन देयर बैलेंस फाइनेंशियल ईयर एंडेड और राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, नो प्रॉब्लम। देखो सिंपल क्वेश्चन, 1 जनवरी 2014 को पहले तो हम एक्स लिमिटेड की बुक में एंट्री करते हैं, इट मीन्स परचेजर की बुक में। उसने वैगन खरीदी, कितने में खरीदी है, एक वैगन कितने की है, पहले तो उनका कैश प्राइस देखना है, 400 रुपये का है, 100 खरीदी है तो 40,000 हो गई। ठीक है, तो 40,000 रुपये हो गए। तो वैगन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड
40,000 रुपये 1 जनवरी 2014। फिर बाय डेप्रिसिएशन, कितने रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है वो? 20% रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है, तो 20% 8,000 हो गया क्लोजिंग बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड। फिर उसके ऊपर, अब क्योंकि उसने क्या कहा है कि वो 1 जनवरी 2015 को के बाद उसने असेट्स को पेमेंट कर दिया ना, असेट्स दे दी जेड को, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2015 तक करके फिर रुक जाओ। ठीक है, आगे चलो। वाई लिमिटेड अकाउंट बनाओ। तो वाई लिमिटेड में बाय वैगन्स लिखेंगे 40,000। डेबिट साइड में पहली इंस्टॉलमेंट तो साइनिंग द एग्रीमेंट 7385 रुपये। ठीक है, और फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2014 में 7385 रुपये। अब इंटरेस्ट लगेगा फुल पे, क्योंकि एडवांस पेमेंट कुछ नहीं थी, इसलिए 40,000 पे 8% रेट से 6 महीने का 1,600 रुपये हो गया। फिर 40,000 प्लस 1,600, 41,600 में से पहली इंस्टॉलमेंट 7385 रुपये घटा दो, बच जाएंगे 34,215 रुपये। ध्यान देंगे बेटा, पहले तो असेट्स की वैल्यू 40,000 रुपये, प्लस उस पर ब्याज लगा दो 1,600 रुपये। ठीक है, टोटल हो गए 41,600। उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट दे दो 30 जून 2014 वाली 7385 रुपये। ठीक है, अब 41,600 में से 7385 रुपये घटा दो, बाकी बच गए कितने? 34,215 रुपये। ठीक है, फिर उस पे 8% रेट से इंटरेस्ट 1,369 रुपये। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दो 31 दिसंबर 2014 की 7385 रुपये। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे 28,199 रुपये। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद, इसका मतलब अब दो इंस्टॉलमेंट चली गई, कैरी फॉरवर्ड कर दो 28,199 रुपये। अब उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया और उसने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया जेड लिमिटेड को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को एक्स की बुक में, अब यहाँ एक्स की बुक में थे ना, अब एक्स ने तो बेच दी, तो इसका मतलब इसका काम खत्म। और इसने क्या किया, तो इसके लिए यहाँ टू वैगन अकाउंट 28,199 रुपये बन गए। अब ये 28,199 ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे कौन से? वैगन अकाउंट में, बाय वाई लिमिटेड 28,199 रुपये। ठीक है, अब कितने थे क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस 32,000 रुपये था, 28,199 में ट्रांसफर कर दी, प्लस जेड से उसको 10,000 रुपये मिल गए। ठीक है, तो बाय जेड अकाउंट 10,000 रुपये लिख देंगे वैगन्स अकाउंट में। समझ आया पॉइंट? हेलो, हाँ जी, समझ में आ गया? तो फिर 38,199, उसमें से 32,000 घटा दो, तो इसका मतलब जो असेट 28,199 प्लस 10,000 उससे मिल गए, तो 38,199, जबकि थी कितने? 32,000 रुपये की, तो इसका मतलब एक्स को 6,199 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ? तो ये तो था एक्स की बुक में। अब हम वाई की बुक में बनाएंगे। वाई ने अपने पास एक्स अकाउंट बनाया, तो इसमें कोई अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एज इट रहेगा सेम जैसे हम करते आए थे। अब हम जेड अकाउंट बनाएंगे, तो वही सेम जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड उसने 28,199 रुपये में ली। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक इतनी जेड को, वाई है जो अब जेड से लेगा इंस्टॉलमेंट, है ना? तो जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स हो गया 28,199, और पहली इंस्टॉल 30 जून 2015 को इंस्टॉलमेंट दे दी 7385 रुपये। ठीक है, अब 28,199 फिर पे अब उसका इंटरेस्ट लग जाएगा 1,128 रुपये, क्योंकि 1 जनवरी में ली है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, तो 1,128 रुपये हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस हो गया 21,942 रुपये। ओके, अब जेड लिमिटेड की बुक में जनरल एंट्री देखो कि जेड लिमिटेड ने असेट ली है वैगन्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड से, कितने में ली? उसको 10,000 रुपये दिए, और वाई लिमिटेड को बाकी 28,199। ठीक है, फिर पेमेंट दी, मतलब एक्स को पेमेंट की, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जेड की साइड से पैसा गया, इसलिए उसने टू बैंक लिखा, किसको दिया? एक्स लिमिटेड को। फिर
इंटरेस्ट की देखो 28,199 है, उस पर 8% रेट से इंटरेस्ट लगा दिया, 1128 रुपये हो गए। क्लियर। फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे दी 7385 रुपये, और आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना था टोटल? 38,199, क्योंकि जेड लिमिटेड भी अपने पास डेप्रिसिएशन लगाएगा 10% रेट से और 6 महीने का, क्योंकि 1 जनवरी में खरीदी थी और 30 जून को वो डेप्रिसिएशन लगा रहा है। ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितने गए? 1128 रुपये तो इंटरेस्ट हो गया और 1910 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, टोटल हो गए 3038 रुपये। ठीक है। टॉपिक आता है सेल ऑफ असेट्स बाय द हायर परचेजर। कई बार ऐसा होता है कि जो परचेजर होता है वो कुछ टाइम के बाद उसके पास जो असेट होती है उसको उसकी जरूरत नहीं होती, और या फिर वो किस्तों का पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या करेगा? वो विक्रेता से सहमति करके असेट्स को बेच सकता है। ठीक है। अदर पार्टी को बेच सकता है, और उससे जो अमाउंट रिसीव्ड होगी उसको इकट्ठा करके इकट्ठा ही विक्रेता को भुगतान कर सकता है। ठीक है। ये सारी बातें कब होंगी? जब विक्रेता से सहमति हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले असेट सेल करने की एंट्री किसके कौन करेगा? असेट सेल, क्योंकि परचेजर अपने पास ही असेट्स को सेल कर रहा है। तो असेट सेल करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश, इट मीन कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक वगैरह मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट होता है असेट से तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे, अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। ठीक है। फिर कहने का मतलब है कि अब वो हायर वेंडर को लमसम पेमेंट कर रहा है, तो हायर वेंडर को लमसम पेमेंट की जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू कितना हो जाएगा? बैंक अकाउंट। ठीक है। क्योंकि अब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। आई बात समझ में? A company purchased a machine on 1st April 2013 on hire purchase basis from B company. ए कंपनी ने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2013 को, किससे? बी कंपनी से। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 240, मशीन का कैश प्राइस 2,40,000 रुपये, एन अमाउंट ऑफ 70,000 वॉज पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। ठीक है। 70,000 रुपये उसी टाइम दे दिए, रह गए 1,70,000 रुपये, एंड बैलेंस टू वॉज टू बी पेड इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 70,000 ईच। देखो बेटा 2,40,000 था, 70,000 रुपये दे दिए, 1,70 रह गए, बाकी दिया 3 इंस्टॉलमेंट में 70,000 रुपये की एक, तो 70 की एक है तो कितनी हो जाएंगी? 3, 2,10,000 रुपये की। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। A company charge depreciation 10% per annum on diminishing balancing method. Accounts are closed on 31st March each year. On 31st January 2015, A company sold the machine for 1,50,000। यहाँ 31 मार्च तक आई थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 जनवरी 2015 को ए कंपनी सोल्ड द मशीन फॉर 1,50,000, 1,50,000 रुपये में बेच दिया, एंड द अमाउंट ड्यू टू बी वो सेटल्ड फॉर 1,25,000, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ए कंपनी की बुक में मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी 2,40,000 रुपये की, एनुअल डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% रेट से, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, तो बाय डेप्रिसिएशन 10%, 24,000 कैरी फॉरवर्ड 216। अब 1 जनवरी 2015 31 जनवरी 2015 को उसने असेट्स बेच दी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को असेट्स कितने की थी, सॉरी 31 जनवरी 2015 में। ठीक है। अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च को किए हैं, तो 1 अप्रैल से जनवरी तक डेप्रिसिएशन देखेंगे कितना बनता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी है, तो बेटा जी 10 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 10 मंथ लगाएंगे, 2,16,000 गुना में 10% गुना में 10/12। ठीक है। समझ आया? तो
अब यहाँ तक करके इसको आगे ले जाओ, क्योंकि पहले ये देखेंगे कि उन्हें कितने में खरीदा है और कितने में बेचा है। क्वेश्चन में दे भी दिया इन्होंने कि 1,50,000 रुपये में बेचा है, तो इसलिए बाय बैंक 1,50,000 रुपये दिखा देंगे। मशीन अकाउंट में 31 जनवरी 2015 बाय बैंक 1,50,000 रुपये। तो 2,16,000 रुपये की असेट्स हैं। 10%, 10,000 न सॉरी 8,000, 18,000 डेप्रिसिएशन, 1,50,000 रुपये में सेल कर दिया। ये तो हमारे पास कितना बच गया, लॉस हो गया 48,000 रुपये का। देखो 1,50,000 प्लस 18,000, 1,68,000 बने, जबकि थी असेट 2,16,000 रुपये की। इसका मतलब 48,000 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे फिर वेंडर अकाउंट बी कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। बाय मशीन 2,40,000 रुपये, 70,000 रुपये एग्रीमेंट टाइम पे दे दिए। रह गए कितने, 1,70,000। ठीक है, तो 1,70,000 10% इंटरेस्ट लगा करके 17,000 हो गया। पहली इंस्टॉलमेंट दे दी बाय बैंक 70,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने एसेट्स को कितने में बेचा है। तो 1,17,000 पे फिर रिटर्न लगा लेंगे, हम इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने फिर क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर बेटा जी अब 31 जनवरी 2015 में यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखा है 1,25,000 रुपये। तो ये 1,25,000 रुपये कैसे आए? तो देखो बेटा, तो ये 1,25,000 रुपये कैसे आए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन्होंने लास्ट में, कहता है कि ऑन 31 जनवरी 2050 ए कंपनी सोल्ड मशीन फॉर 150 and the amount due to B company was settled for 120। इट मीन्स बी कंपनी को जितनी अमाउंट देनी थी वो कितने में सेटल हुई, 1,25,000 रुपये में। इट मीन्स ए कंपनी है, उसने बी कंपनी को जितने कितने पैसे देने थे, 1,25,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो इसलिए बी कंपनी के अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 1,25,000 रुपये। तो इसका मतलब तो प्रॉफिट हो गया हमें, क्योंकि 1,17,000 रुपये की जो असेट थी वो 1,25,000 रुपये में सेटल हुई है, जबकि हमारे पास 1,17,000 रुपये फिर इंटरेस्ट भी था उसका 6 महीने का। ठीक है, नहीं सॉरी, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक 10 महीने का इंटरेस्ट 9,750। ध्यान देंगे, 1,17,000 पे 10 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। 1,17,000 गुना में 10%, गुना में 10/100, इस टाइप से करेंगे आप। 10/12 सॉरी, तो 9,750 रुपये बनेंगे। सेटलमेंट हुई 1,25,000 रुपये में, तो यहाँ का टोटल हुआ 1,26,700। इट मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल 1,26,700, उसमें देने थे 1,25,000 रुपये, बाकी 1,750 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। किसको, बी ए कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा जी, बोल परचेज थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेम पॉइंट बिल्कुल, अभी जैसे हमने पहले वेंडर वापस ले लेता था, अब हम किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहे थे, अब यहाँ किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर रहे हैं या उन्होंने खरीद लिया। पॉइंट बिल्कुल सेम है। देखो कहता है कई बार क्रेता किसी वित्तीय संस्था से राशि उधार लेकर विक्रेता को मूल्य का भुगतान कर देता है। इट मीन्स क्या है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए और वेंडर को पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि मान लीजिएगा मैंने ए से खरीद रखे थे और मैंने अब किसी बैंक से लोन ले लिया और वहां से लोन लेकर के ए को पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब एक तरह से मैंने पेमेंट किसको करनी है, बैंक को करनी है जहां से मैंने लोन लिया है। तो वही सेम है कि कई बार क्रेता किसी वित्तीय संस्था से राशि उधार लेकर विक्रेता को मूल्य का भुगतान कर देता है। ऐसी दिशा में क्रेता वित्तीय संस्था को किस्तों का भुगतान करता रहेगा। इट मीन जहां से हमने लोन लिया उसको किस्तों का भुगतान करता रहेगा। क्रेता की पुस्तकों में लेखे उसी प्रकार रखे जाते हैं जैसे कि विक्रेता को किस्तों के भुगतान के समय रखे जाते थे। इट मीन सेम टाइप से ट्रीटमेंट की जाएगी जैसा कि वेंडर्स की बुक में किया जाता था। ठीक है, डिफरेंस केवल है कि अब यहाँ पे वेंडर की जगह पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेम हो जाएगा। ठीक है,